हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं डिवोर्स को लेकर। तो पहले हम अगर देखते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A, ये जो सबसेक्शन है ये बेसिकली इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के ऊपर बेस है और इसको 1964 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर जो पार्टीज हैं उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिली हुई है और डिक्री मिलने के 1 साल या 1 साल से ऊपर अगर उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ है तो फिर उस केस में ईदर पार्टी एंटाइटल हो जाती है डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के लिए कोर्ट में। इसी तरीके से अगर कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री भी ईदर पार्टी के फेवर में है और 1 साल या 1 साल से ऊपर का वक्त बीत जाता है तब भी पार्टीज के बीच में कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं होता है, तब फिर जो ईदर पार्टी है वो फिर से जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकती है डिवोर्स के लिए। ये जो प्रोविजन है बेसिकली हमारे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि पार्टीज को एक रिकंसाइलेशन का मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में कोहैबिटेशन रिज्यूम अगर नहीं होता है तो फिर उनका जो डिवोर्स है वो ब्रेक डाउन थ्योरी के बेसिस पर ग्रांट कर दिया जाना चाहिए। अब हम अगर बात करें सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 की, तो देखिए इस सेक्शन में केवल वाइफ के लिए जो है डिवोर्स के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर वाइफ के लिए 4 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज फर्स्ट है वो ये कहता है कि वाइफ जो है बाइगेमी के बेसिस पर हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है अगर हस्बैंड ने इस एक्ट के आने से पहले या फिर बाद में अगर दूसरी शादी कर ली है और पहली वाली जीवित है, तो उस केस में जो पहली वाली वाइफ है वो एंटाइटल्ड हो जाती है डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के लिए। जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी जैसे ऑफेंसेस का गिल्टी पाया जाता है तो उस केस में फिर से वाइफ एंटाइटल्ड हो जाती है हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए। तो रेप का ऑफेंस, सोडोमी और बेस्टिलिटी ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको कि हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं मानते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स आ जाते हैं जो एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं या जो एनिमल्स के साथ किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से हस्बैंड ऑफेंस करता है इस तरीके के, तो इस ग्राउंड पर भी वाइफ को डिवोर्स मिल सकता है। जो क्लॉज थर्ड है वो ये कहता है कि अगर वाइफ के फेवर में सेक्शन 18 जो कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का है या फिर सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर इन दोनों में से किसी एक सेक्शन के अंदर वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा है और मेंटेनेंस की डिग्री पास हुए 1 साल का समय हो चुका है, तब भी दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ है, तो फिर उस केस में फिर वाइफ एंटाइटल्ड हो जाती है डिवोर्स की डिक्री के लिए और जो भी उसको मेंटेनेंस मिल रहा था उस मेंटेनेंस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वाइफ जो है डिवोर्स की डिग्री के लिए एंटाइटल्ड है। एंड द फोर्थ क्लॉज इज अगर एक जो लड़की है अगर उसकी शादी 15 साल से पहले हो जाती है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स वो मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है और कोर्ट में अकॉर्डिंगली डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकती है मैरिज को रेपुडिएट करने के लिए। तो ये कुछ 4 ग्राउंड्स थे जो केवल वाइफ को ही अवेलेबल है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि हमारी कंसेंट थ्योरी पे बेस होगा। दैट विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।